वायु का प्रभाव और ताप का प्रभाव। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, कांस्टेबल में भी ये क्वेश्चन देखा गया है, एसआई में भी देखा गया और एसएससी में भी आया है। तो अब थोड़ा सा समझना, कल हमने इसके बारे में थोड़ी सी बातें की थी कि ध्वनि की चाल पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनका प्रभाव पड़ता है और जिनका प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें से हमने सबसे पहले नाम लिया था दाब का, प्रेशर का, दूसरा हमने बताया था आपका ताप का, तीसरा बताया था वायु की गति का, और नहीं बताया था क्या? नहीं। बस अब एक प्रभाव और है आपका घनत्व का और एक प्रभाव और है आपका आवृत्ति का। अब थोड़ा सा समझना आप लोग, ठीक है। कल हमने ये बताया था कि जो दाब होता है, अगर हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर नियत है, मतलब हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जो है वही है, तो हमारी ध्वनि पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर पेपर में आ जाए कि बताइए ये 4 ऑप्शन है, उसमें से अभी इन दोनों को छोड़ दो, 3 ऑप्शन उनमें से पूछ ले आपका कि किसका प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता, तो दाब का नहीं पड़ता। मतलब दाब कैसा भी हो, अगर ताप नियत है तो हमारे दाब का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, ताप के बारे में हमने कल बताया था कि जो वायु की चाल होती है वो ताप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है ना। मतलब अगर ताप बढ़ रहा है तो चाल भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, और अगर ताप कम हो रहा है तो चाल भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। कल ये बताया था आपको। फिर आती है वायु की गति। तो वायु की गति पे भी ये बताया था कि जिस दिशा में वायु की गति होती है, डायरेक्शन, वायु की गति की दिशा है ना, तो जिस दिशा में वायु की गति होती है ध्वनि उस दिशा में ही ज्यादा होती है। मतलब अगर वायु की गति की दिशा इस डायरेक्शन पर है, अगर ध्वनि भी इसी डायरेक्शन पर जा रही है तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, अधिक। और मान लीजिए ध्वनि आपकी जो वायु की चाल है, वायु की चाल इधर की ओर है और ध्वनि इधर से आ रही है, तो क्या हो जाती है, ध्वनि की चाल कम हो जाती है। सीधा सीधा समझना है, कल ये हमने समझाया था, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इसके माध्यम से समझना है कि ऐसा इसमें होता है। तो अगर पूछ ले कि दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता। दूसरा, ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं, पड़ता है। अगर ताप बढ़ रहा है तो चाल भी बढ़ेगी, और ताप कम हो रहा है तो चाल क्या हो जाएगा, कम। वायु की गति की दिशा का प्रभाव पड़ता है तो पड़ता है। अगर वायु की गति की दिशा में हमारी साउंड चल रही है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है थोड़ा सा, और अगर हम वायु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में हमारी साउंड चल रही है तो ध्वनि क्या हो जाती है, कम। अब थोड़ा सा घनत्व पर आते हैं, डेंसिटी। अब घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है ये समझिएगा। ये आपका जो चाल होता है, ध्वनि की जो चाल होती है वो हमारे घनत्व के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, चाल जो होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो घनत्व क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अगर हमारे वायुमंडल का घनत्व बढ़ रहा है तो चाल क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होना। घनत्व बढ़ेगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम, और घनत्व अगर कम हो रहा है तो चाल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर पेपर में आ जाए कि बताइए अगर हमारे वातावरण का घनत्व, वायुमंडल का घनत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बताइए चाल क्या होगी, तो घनत्व बढ़ेगा मतलब चाल क्या होगी, कम होगी, और घनत्व कम मतलब चाल क्या होगी, अधिक। क्योंकि ये क्या है, हमारी जो ध्वनि की चाल है वो घनत्व की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब आवृत्ति की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मतलब अगर आवृत्ति कम या ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पे कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़े। आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति अगर किसी तरंग की आवृत्ति जितनी है वो उसकी उतनी ही रहेगी, कभी भी आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती। तो याद रखिएगा कि आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। क्या होती है, अपरिवर्तित। चलिए देखिए, कल कितना लिखाया था, वायु की गति का प्रभाव। अब अगला हेडिंग करिए घनत्व, घनत्व का प्रभाव। उसी के आगे लिखना है घनत्व का प्रभाव, घनत्व का प्रभाव। लिख लीजिए, ध्वनि की चाल व्युत्क्रमानुपाती है घनत्व के। ध्वनि की चाल व्युत्क्रमानुपाती है घनत्व के। ध्वनि की चाल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, घनत्व के। ये लिखिए, चाल व्युत्क्रमानुपाती किसके है, घनत्व के। हाँ, तभी तो व्युत्क्रमानुपाती लिखेंगे ना। चलिए लिखें, यदि वायुमंडल का घनत्व अधिक है
यदि वायुमंडल का घनत्व अधिक है, वायुमंडल का घनत्व अधिक है तो ध्वनि की चाल, यदि वायुमंडल का घनत्व अधिक है तो ध्वनि की चाल कम होगी, ध्वनि की चाल कम होगी। तथा यदि घनत्व कम है, यदि घनत्व कम है, तथा यदि घनत्व कम है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। यदि घनत्व कम है तो ध्वनि की चाल अधिक होगी। अब लिखिए आवृत्ति का प्रभाव, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति पे लिखें आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव, फ्रीक्वेंसी कहते हैं आवृत्ति को। लिखें ध्वनि की चाल पर, ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे 5 चीजें, किसका किसका इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आवृत्ति भी प्रभावित नहीं करती और दाब भी प्रभावित नहीं करता। आप हेडिंग करिए पिच। पिच मतलब तारत। अभी बताते हैं पिच क्या है। हिंदी में कहते हैं तारत्व और इंग्लिश में कहते हैं पिच। ठीक है, हेडिंग करिए पिच या तारत्व। अब समझिएगा इसको थोड़ा सा। अगर हम किसी टेबल पर जोर से किसी वस्तु को पटकें तो उसमें से आवाज कैसे आएगी? अगर जोर से पटकेंगे तो तेज से आएगी, तेज से आएगी। अरे टेबल तोड़ना नहीं है, अभी आवाज की बात करें, है ना। तो ये करना है कि अगर आप किसी, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, अगर यहाँ पे किसी वस्तु से टक्कर की जाए तो अगर तेज से टक्कर कर रहे हैं तो आवाज क्या होगी? तेज से निकलेगी। अगर हम धीरे से टक्कर करें तो आवाज क्या होगी? धीमे से आएगी। तो तारत्व क्या होता है? तारत्व ध्वनि की क्वालिटी होती है, एक गुण होता है जिसके कारण से हमें ध्वनि जो होती है पतली या मोटी सुनाई देती है, जिसके कारण से हमें ध्वनि पतली या मोटी सुनाई देती है। जैसे बोला जाता है ना कि लड़कियों की आवाज पतली और सुरीली होती है, और लड़कों की किससे तुलना की गई है? कौवे से। अभी रुक जाओ, मजे अभी लड़कों को भी आएंगे, रुको। तो तारत्व क्या है? ध्वनि का वह गुण जिसके कारण हमें ध्वनि मोटी और पतली सुनाई देती है, क्या कहलाती है? हमारा तारत्व कहलाता है। अब तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो याद रखेंगे तारत्व हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जिसकी आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसमें तारत्व उतना क्या होगा? अधिक होगा। और जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व क्या होगा? उतना ही तारत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझना, फिर बताते हैं। महिला, बच्चे और मच्छर, इनको एक साथ रखा गया है क्योंकि इनका तारत्व बहुत अधिक होता है। इसका कहने का क्या मतलब है? जो आवाज होती है महिलाओं की वो क्या होती है? बहुत ज्यादा तेज होती है ना, जिसके कारण से उनकी आवाज पतली, सुरीली तो होती है, लेकिन जब काएं काएं करती है तो अच्छा नहीं लगता है ना एक साथ। तो याद रखेंगे कि जो महिलाओं की, अब पेपर में आ जाए कि बताइए किसका तारत्व अधिक होगा, तो जिसका तारत्व अधिक, जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका तारत्व अधिक होगा, और तारत्व अधिक होगा तो आवाज हमें पतली सुनाई देगी। कैसी सुनाई देगी? पतली सुनाई। इसलिए महिला, मच्छर, देख लो किसमें क्वालिटी में आ रहा है, महिला, मच्छर, बच्चे, इनकी आवाज का तारत्व कैसा होता है? अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, इस कारण से पतली सुनाई देती। पुरुषों, कौओं, रुक जाओ थोड़ा सा, पुरुषों, कौओं, शेर, ठीक है, अब ठीक है, शेर, इन सभी के जो तारत्व होते हैं, आवाज का जो तारत्व होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके कारण से उनका जो आवाज होता है वो कैसे सुनाई देती है? मोटी सुनाई देती है। ये उत्तम करके भाई है, उनकी तारत्व कम, मतलब तो
कुछ नहीं बोल सकते, है ना, हमने आपको समझा दिया है। वो मतलब इतना सुरीला बोलते हैं सामने वाले को भी पता नहीं चलता। चलो लिखो, लिखो हो गया। चलो, ध्वनि का वह गुण लिखे पिच पे, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण, ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि हमें पतली या मोटी सुनाई देती है, जिसके कारण ध्वनि हमें पतली या मोटी सुनाई देती है। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि हमें पतली या मोटी सुनाई देती है तारत्व कहलाता है। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण हमें ध्वनि पतली व मोटी सुनाई देती है तारत्व कहलाता है। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, जिसकी आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व भी अधिक होता है। जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसका तारत्व भी अधिक होता है, तारत्व भी अधिक होता है। और जिसकी आवृत्ति कम होती है, और जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका तारत्व भी कम होता है। जिसकी आवृत्ति कम होती है उसका तारत्व भी कम होता है। जैसे एग्जाम्पल पे लिखे, स्त्रियों या महिला भी लिख सकते हैं, स्त्रियों, बच्चों, मच्छरों, स्त्रियों, बच्चों, मच्छरों का तारत्व बहुत अधिक होता है। स्त्रियों, बच्चों, मच्छरों आदि का तारत्व बहुत अधिक होता है, आदि का तारत्व बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से इनकी आवाज पतली और सुरीली होती है। मच्छर की नहीं होती लेकिन सुरीली, ठीक है, पतली जरूर होती है, ठीक, सुरीली नहीं लिखना उसमें। ये महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। पतली एवं सुरीली लिख लो, हो गया सुरीली। कभी कभी मच्छर भी सुरी लगाते हैं। चले लिखे दूसरा नंबर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखे, पुरुषों, पुरुषों, कौवों, कौवा, अरे बड़ी हंसी आ रही भाई, कौवा जब जब बोलते तब तब हंसते हो। पुरुषों, कौवों तथा शेर, अब नहीं हंसते हैं, तथा शेर आदि की आवाज का तारत्व, पुरुषों, कौवों, शेर आदि के आवाज का तारत्व कम होता है, तारत्व कम होता है, आदि की आवाज का तारत्व कम होता है, जिसके कारण इनकी आवाज मोटी सुनाई देती है, जिसके कारण इनकी आवाज मोटी सुनाई देती है, मोटी सुनाई देती है। तो अगर पेपर में आ जाए कि बताइए आवाज मोटी और पतली सुनाई क्यों देती है, तो क्यों देती है, तारत्व के कारण। और आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसकी आवृत्ति जितना ज्यादा होगा उसका तारत्व भी उतना ज्यादा होगा, और जिसकी आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व भी उतना क्या होगा, कम होगा। चलिए अब हेडिंग करिए प्रतिध्वनि, इको साउंड, इको साउंड। प्रतिध्वनि, चलिए अब क्या है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि भी ध्वनि का एक गुण है। क्या है, प्रतिध्वनि भी ध्वनि का एक गुण है। इसमें क्या होता है, ध्वनि जो होती है वो किसी से भी टकराकर पुनः जो वापस लौटकर हमें सुनाई देती है, वही उसका गुण क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। मतलब
हम ये कह रहे हैं कि ध्वनि का परावर्तन होकर पुनः सुनाई देना। परावर्तन का मतलब क्या है? आप जानते हैं ना, प्रकाश का परावर्तन आपने सुन के रखा है कि इधर से प्रकाश किरण आती है, टकराती है और पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो सेम ऐसा हमारे ध्वनि के साथ भी होता है, ध्वनि में भी परावर्तन का गुण होता है। और अगर किसी से भी ये टकराती है तो पुनः वापस होकर क्या होती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो ध्वनि में परावर्तन का ये जो गुण है वो क्या कहलाती है, उसकी प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमें लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? ऐसा होता है ना, आप किसी बंद कमरे में जाते हैं या फिर ऐसा होता है जब बहुत पहाड़ों वगैरह में जाते हैं तो आप जब चिल्लाते हैं, अरे टीवी में तो देखा होगा, रियल में किया हो चाहे ना किया हो, है ना, तो कौन सी पिक्चर थी उसमें चिल्लाते हैं और नाम दोबारा लौट कर आता है ना, सलमान खान की, हाँ वही वाली। तो याद रखेंगे कि वो जो आवाज का पुनः परावर्तन होकर लौट कर आता है वो क्या कहलाता है, उसका प्रतिध्वनि। और प्रतिध्वनि होने के लिए एक मिनिमम दूरी होनी चाहिए। लगभग मिनिमम दूरी होती है 16.6 मीटर की। कितना? 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए, या 16.6 ना कह के 17 मीटर भी हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिध्वनि आपको तभी सुनाई देगी जब आप उससे कितने दूर पर स्थित होंगे, 16.6 मीटर पर। ठीक है ना? अब आप तो नापने नहीं जाएंगे कि है कि नहीं, लेकिन आप इतना अगर इको साउंड हो रहा है मतलब कि वो आपकी इसके बराबर में दूरी होगी। तो चलिए लिखिए। इसका उपयोग किस में किया जाता है, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। इसका पेपर में उपयोग पूछा जाता है। तो उपयोग इसका हम करते हैं समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, क्योंकि हमने बताया था ना कि समुद्र की गहराई किससे ज्ञात करते हैं, सोनार से। और सोनार में किन तरंगों का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगे। ये पराश्रव्य तरंगे ही परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है, तब हमें उनकी दूरी का पता चल जाता है कि कितने गहराई पे कोई वस्तु स्थित होगी। तो याद रखेंगे कि गहराई ज्ञात करने में, किसी भी वस्तु की दूरी ज्ञात करने में, और आपको और किस में कर सकते हैं इसका उपयोग, और किस में करते हैं ध्वनि परावर्तन का उपयोग? आपको याद रखना है, इस आपका जो ध्वनि परावर्तन पर आधारित कुछ यंत्र भी है, जैसे आपका हो गया स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं ये बताइए? हृदय की धड़कन क्या करते हैं, सुनते हैं। और क्या होगा इसके आधार पर, कौन होगा? और हमारा जो होता है स्टेथोस्कोप, लाउड स्पीकर हो गया, मेगाफोन हो गया, ये सभी आपके ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। याद रखेंगे, पेपर में आता है कि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कौन कार्य करते हैं, तो हमारे स्टेथोस्कोप हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, मेगाफोन हो गए, वो सभी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हम प्रतिध्वनि का उपयोग या ध्वनि के परावर्तन का उपयोग किसमें करते हैं, गहराई मापने में, दूरी ज्ञात करने में। ठीक है ना? चलिए देखिए इसके बारे में। लिखिए प्रतिध्वनि, हेडिंग कर लीजिए प्रतिध्वनि, और लिखिए किसी भी ध्वनि का परिवर्तित होकर पुनः सुनाई देना, किसी भी ध्वनि का परावर्तित होकर पुनः सुनाई देना, परावर्तित होकर पुनः सुनाई देना, किसी भी ध्वनि का परावर्तित होकर पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के मध्य, श्रोता मतलब लिसनर, सुनने वाला, श्रोता एवं परावर्तक के मध्य, श्रोता एवं, लिख दे श्रोता, श्रोता मतलब जो सुनेगा उसको कहते हैं ना श्रोता। श्रोता एवं परावर्तक, भाई जहां से ध्वनि परावर्तित हो रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक बोलेंगे। तो श्रोता एवं परावर्तक के मध्य 16.6 मीटर, 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के मध्य कम से कम 16.6 मीटर या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए। अब लिखिए उपयोग, प्रतिध्वनि के उपयोग, यूज लिखिए इसके। पहला उपयोग लिखिए वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में, वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में, वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में। वायुयान की ऊंचाई किससे ज्ञात करते हैं,
मैक संख्या से। वायुयान की ऊंचाई किससे ज्ञात करते हैं, ये दिखा चुके हैं। सुन लो, अल्टीमीटर से कि एनीमोमीटर से कि एरोमीटर से? अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमानों की क्या करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। सब भूल गया क्या, सब भूल गया? लिखिए, पहला उपयोग क्या लिखा है, वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग लिखिए समुद्र की गहराई, दूसरा उपयोग लिखिए समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई, पहाड़ों की दूरी, पहाड़ों की दूरी आदि ज्ञात करने में। समुद्र की गहराई, पहाड़ों की दूरी आदि ज्ञात करने में। ठीक है, एक स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे। देखिए, स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, लिखिए स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, लाउड स्पीकर, स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। स्टेथोस्कोप, मेगाफोन, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आदि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए, आप हेडिंग कीजिए मैक संख्या, आप हेडिंग कीजिए मैक संख्या। मैक नंबर। मैक नंबर से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, जहां तक अभी तक बना हुआ है, लेकिन आगे भी बन सकते हैं और भी क्वेश्चन। मैक संख्या से एक क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि मैक संख्या से हम क्या ज्ञात करते हैं। तो याद रखिएगा कि वायुयान की चाल या वेग ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मैक संख्या। मैक संख्या उसका मात्रक होता है। और मैक संख्या होता क्या है ये समझ लीजिए। मैक संख्या बराबर होता है आपका किसी माध्यम में वस्तु की चाल, किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटे उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम में वस्तु होगी उसी माध्यम में क्या होगा, किसकी चाल, ध्वनि की चाल। किसकी चाल, ध्वनि की चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, हमारा मैक संख्या। तो क्या हमने सीखा, याद रखिएगा, पेपर में आ जाता है कि बताइए मैक संख्या क्या है। तो मैक संख्या किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटे क्या होता है, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। और हम ध्वनि की चाल मैक संख्या से ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, चलिए अब मैक संख्या के बारे में थोड़ी और चीजें भी जानते हैं। यदि मैक संख्या हमने ये माना है कि मैक संख्या का हम एक मान लेते हैं, तो एक अगर हमने माना है तो पेपर में आपने कभी कभी सुना होगा, शायद आपने सुन के रखा होगा, सुपरसोनिक जेट विमान, हाइपरसोनिक जेट विमान, सुना है ना। तो ये सुपरसोनिक नाम कैसे दे दिया, हाइपरसोनिक नाम कैसे दे दिया, ये बताओ। अपने से दिमाग लगा के बताओ, नहीं तो होमवर्क दे देंगे। यहीं पे बताओगे तभी हम भी बता देंगे। सोचो थोड़ा सा, सुपरसोनिक क्यों बोल देते हैं, क्या होती होगी उसकी आवाज, तेज होती होगी उसकी, रफ्तार तेज होती होगी। किससे, अच्छा, जो और जेट विमान होते हैं उनसे तेज हो जाती है। अच्छा, दूसरे अगर मतलब एक जेट विमान उड़ा दिया, उसके बगल से दूसरा भी उड़ा दिया, ऐसा बोल रहे हो, और जो आगे निकल गया उसको हम बोल देंगे सुपरसोनिक। अरे गजब है, ये तो नई परिभाषा है भाई। लिखिए मैक संख्या के बारे में, लिखो, हम बताते हैं। लिखो मैक संख्या, हेडिंग करिए और लिखिए। किसी माध्यम में वस्तु की चाल, किसी माध्यम में वस्तु की चाल, किसी माध्यम में वस्तु की चाल उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को, किसी माध्यम में वस्तु की चाल, माध्यम मतलब मीडियम, किसी माध्यम में वस्तु की चाल, स्पीड ऑफ क्या ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल
उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात, रेशियो, ध्वनि की चाल का अनुपात मैक संख्या कहलाता है। मैक संख्या कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? मैक संख्या। और इसको लिख लीजिए, मैक संख्या बराबर किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटे उसी माध्यम में ध्वनि की। जो आपने लैंग्वेज में लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखिए, मैक संख्या की सहायता से, मैक संख्या की सहायता से, मैक संख्या की सहायता से वायुयान की गति, वायुयान की गति का मापन किया जाता है। वायुयान की गति का मापन किया जाता है। वायुयान की गति का मापन किया जाता है। ठीक, अब समझना थोड़ा सा जो हम बता रहे थे आपको, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सोनिक, है ना, ये समझना। हम मान लेते हैं इधर मैक संख्या, मैक संख्या का मान हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक हम तुलना करने के लिए यहाँ पे मान लेते हैं एक। ठीक है, तुलना करने के लिए यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? एक। ये वस्तु की चाल हो गई। तो हम मैक संख्या का मान अगर हम एक से कहते हैं कि कम हो, एक से क्या हो, सुनिए, मैक संख्या का मान अगर एक से कम होता है तो याद रखिएगा वो जो वस्तु होगी उसे हम कहेंगे सोनिक, उसे हम क्या कहेंगे? सोनिक। अगर एक से मैक संख्या का मान एक मान से अधिक हो जाता है, ये मानने के लिए बताया गया है कि आप ऐसा मान के नाम देते हैं। मैक संख्या का मान अगर एक से अधिक हो जाता है तो उसे हम नाम देते हैं सुपरसोनिक। और यदि मैक संख्या का मान किसी भी ध्वनि के चाल से 5 गुना अधिक हो जाए, कितना गुना? 5 गुना अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक। मतलब किसी वायुयान की चाल हमारे ध्वनि की चाल से कितने गुना अधिक हो जाए? 5 गुना। ध्वनि की चाल मान लीजिए एक मान लिया हमने, अभी समझना, ध्वनि की चाल हमने क्या मान ली? एक मान ली। और हम मैक संख्या से क्या ज्ञात करते हैं? वायुयान की चाल। क्या ज्ञात करते हैं? वायुयान। मतलब हम जो मान लो यहाँ पे कोई जेट विमान उड़ा रहे हैं और उसको हमको चाल ज्ञात करनी है, तो हम ध्वनि की चाल को मानकर हम उसकी चाल की अपेक्षा दूसरे की चाल निकाल सकते हैं। मतलब ध्वनि की चाल हमने एक मान ली यहाँ पे, तो अगर ध्वनि की चाल से हमारी मैक संख्या का मान है तो उसे हम क्या कह देते हैं? सोनिक कह देते हैं। अगर हमारे ध्वनि की चाल मतलब एक से ध्वनि की चाल से हमारे मैक संख्या का मान अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? सुपरसोनिक। और यदि ध्वनि की चाल से मैक संख्या का मान कितना हो जाए? 5 गुना अधिक हो जाए, या फिर ये कह दें कि हमारी जो ध्वनि का चाल से हमारी जो वायुयान की चाल थी वो कितने गुना हो गई? 5 गुना हो गई। तो हमारा वो वस्तु या फिर वो वायुयान का नाम क्या हो जाएगा? हाइपरसोनिक। ये पेपर में नहीं आता, ये आपको बताया बस है, ठीक है ना। तो लिखना होगा तो लिख सकते हैं, लिखना है, सब लिखना है आप लोगों को। चलिए लिखिए, रुक जाओ, इसको मैं बना देती हूँ, इसी को ऐसे नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। एक क्या है यहाँ पे? ध्वनि की चाल। क्या है यहाँ पे? हाँ, स्पीड अगर ध्वनि की चाल से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? सोनिक। और ये आपके ध्वनि की चाल से थोड़ा सा भी अधिक हो जाएगा तो सुपरसोनिक। और अगर 5 गुना अधिक हो गया हमारा मैक संख्या तो हाइपरसोनिक। ये पूरा नोट कर लीजिए। पेपर में अगर आ जाए कि बताइए ध्वनि की चाल से किसी वायुयान की चाल 5 गुना अधिक है तो उसे हम क्या नाम देंगे? तो हाइपरसोनिक देंगे, ठीक है ना। हिंदी में सोनिक को कहते हैं ध्वनिक, सुपरसोनिक को कहते हैं आपका पराध्वनिक, और हाइपरसोनिक को हिंदी में कहते हैं अति पराध्वनिक। अति पराध्वनिक। चलो अब 2-3 चीजें और जल्दी जल्दी से पढ़ लें तो जिससे आज ये हो जाए ध्वनि हमारा खत्म, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा बचा नहीं है। जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं कि जो पेपर में आती हैं, बताया जाए। आपने एक प्रभाव सुना होगा ध्वनि से संबंधित। कौन सा प्रभाव है ध्वनि से संबंधित? डॉपलर प्रभाव। तो अब हेडिंग कर लीजिए डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव के बारे में नहीं पूछा जाता कि डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, ये नहीं आता, लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा।
बस ये याद रखना है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित, हमारे ध्वनि से संबंधित है। वैज्ञानिक डॉपलर ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। अब आप बताइए कि डॉपलर प्रभाव है क्या। सब तो हम भी बताते हैं, बताओ क्या है डॉपलर प्रभाव, किसे कहेंगे। क्या हुआ, हाँ ये वैसे ठीक है, ये समझने के लिए ठीक है कि कभी कभी कोई ध्वनि अचानक से हमें तेज सुनाई देती है और कुछ देर बाद वो ध्वनि हमें क्या होती है, कम सुनाई देती है, ये समझने के लिए ठीक है। आनंद बताइए। हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कभी हम हमारे सामने हुआ है, रोड में यदि खड़े हुए हैं, ट्रक में किसी में गाना बज रहा है, सामने लगे हुए माइक, यदि गाना बज रहा है जिस ट्रक के सामने यदि हम हैं तो मुझे तेज सुनाई देगी, लेकिन जब वो आगे निकल जाता है तो उसकी जो साउंड पीछे आती है वो धीरे हो जाती है, देखिए डॉपलर ने ये कहा था, समझिएगा, ये जो बता रहे हैं एग्जाम्पल वो भी ठीक है, समझने के लिए समझिएगा। ध्वनि और श्रोता समझना थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे हॉर्न नहीं लगा है, हॉर्न लगा नहीं है यहाँ पे, मतलब समझो, माना मैथ पढ़ते ना सब कोई, तो मान लीजिए आप बस के सामने है, अब यहाँ से जो ध्वनि निकल रही है, हॉर्न बजा दिया बस वाले ने और अब सामने खड़े, एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे ये क्या बन गया मतलब श्रोता खड़ा है ना, समझने वाला। सुनिए, श्रोता सुनने वाला और ध्वनि जो है उत्पन्न करने वाला, यहाँ पे हॉर्न है। तो जब हॉर्न से ध्वनि उत्पन्न होगी, डॉपलर ने ये समझाया कि अगर कोई ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच जब कोई ध्वनि गति करती है तो कभी कभी जो ध्वनि होती है उनकी जो सापेक्षिक मूवमेंट होती है, गति होती है, वो कभी कभी परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित। इस कारण से हमें ध्वनि, उन्होंने जो बोला था अभी कि ध्वनि हमें कभी कभी किसी माध्यम में तेज सुनाई देती है और कभी कभी वहीं पर क्या हो जाती है, धीमी। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप सामने हैं तो ध्वनि में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, वो डायरेक्टली आपको समझ में आएगी। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप थोड़ा सा दूर है और कहीं टेढ़ी मेढ़ी जगह पर है तो आपके ध्वनि में क्या हो जाएगा, वो साउंड आपको कम सुनाई देगी। मतलब कि ध्वनि में जो हमारी सापेक्षिक गति होती है ध्वनि की, वो हमेशा हमें क्या होती है, परिवर्तित होती हुई सुनाई देती है, मतलब कभी तेज कभी धीमी सुनाई देती है। वो हमारा कौन सा प्रभाव कहलाता है, डॉपलर। डॉपलर ने इसे कुछ खास नहीं बताया, सबको पता था, लेकिन इनको समझाया गया है, अच्छे से डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको हम कौन सा प्रभाव कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव का यूज किसमें करते हैं, ये बताइए आप, किसमें करेंगे डॉपलर प्रभाव का, कहीं ना कहीं तो यूज होगा ना, और यूज ना होता तो हम इसका यूज क्यों करते, बताओ, अगर यूज ना होता तो हम इसको पढ़ते ही क्यों। इसका उपयोग करते हैं तारे और जो हमारी गैलेक्सी है उनमें जो गति हो रही है उसका अनुमान लगाने के लिए, ठीक है ना, साउंड के माध्यम से। क्योंकि आप सभी को पता है ना कि अंतरिक्ष में भी आवाजें जाती हैं, हमारी आवाजें नहीं जाती, लेकिन वहाँ भी कुछ साउंड होती है ना, हमने भी नहीं सुनी, आप भी नहीं सुनी, तो नहीं बोलेंगे कि सुनी है। चलो लिखो डॉपलर प्रभाव। देखो, आपने कभी भी शायद टीवी वगैरह में सुना होगा, वो साउंड टीवी में सुना है कभी भी, किसमें सुने हैं, जरूर वो मतलब रिकॉर्ड किया है, क्या साउंड सूर्य के पास कैसे मतलब आवाज आती है, लाइव चलता रहता है, हाँ लाइव चलता है, उसमें सुन सकते हैं। चलिए लिखिए, सन 1842 में, सन 1842 में वैज्ञानिक डॉपलर ने इस प्रभाव की खोज की थी। सन 1842 में वैज्ञानिक डॉपलर ने इस प्रभाव की खोज की थी। जब ध्वनि स्रोत, लिखे नियम, लिखे इनका प्रभाव, लिखे, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच, हाँ स्रोत मतलब उत्पन्न करने वाला है ना, स्रोत तथा श्रोता के बीच सापेक्षिक गति होती है। सापेक्षिक मतलब रिलेटिव, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक गति होती है, तो ध्वनि श्रोता को कभी
कभी परावर्तित होती हुई सुनाई देती है। परावर्तित नहीं। तो ध्वनि श्रोता को कभी कभी परिवर्तित होती हुई सुनाई देती है। परिवर्तित होती हुई सुनाई देती है। ध्वनि में होने वाले इस परावर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि में होने वाले इस परावर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। हाँ, परावर्तन को मतलब ये जो परावर्तन हो रहा है, इनमें परिवर्तित हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मतलब जो हमारा स्रोत है और जो हमारा श्रोता है, इनके बीच जब ध्वनि में सापेक्षिक गति होती है, मूवमेंट होती है, तो कभी कभी श्रोता को ध्वनि क्या होती है? परिवर्तित होती हुई सुनाई देती है। मतलब कभी तेज या धीमी, ऐसा भी कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि कभी धीमी कभी तेज सुनाई देती है। तो इनके बीच होने वाला ये जो मूवमेंट परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन ही हमारा क्या कहलाता है? आपका डॉपलर प्रभाव। उपयोग लिख लीजिए। उपयोग लिखिए। तारों तथा गैलेक्सी के गति का अनुमान लगाने में। उपयोग लिखिए। तारों तथा गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा। आकाशगंगा की मंदाकिनी, दोनों नाम बताओ। चलो, क्या बोलेंगे गैलेक्सी को? मंदाकिनी गैलेक्सी का नाम है हमारे यहाँ का, है ना? और गैलेक्सी को हम आकाशगंगा कहेंगे, मंदाकिनी नहीं कहेंगे। ठीक है, लिखिए। तारों तथा गैलेक्सी के गति का अनुमान लगाने में, विमान या पनडुब्बी की चाल ज्ञात करने में। दूसरा उपयोग लिखिए। विमान या पनडुब्बी की चाल ज्ञात करने में। विमान तथा पनडुब्बी की चाल ज्ञात करने में। बस, चलो अब क्या बता दें? अच्छा, ये बताइए विवर्तन क्या है? विवर्तन क्या है? प्रकाश की छोटे से छेद से निकल आती है। नहीं, वो तो प्रकीर्णन है। हमने पूछा विवर्तन क्या है? जो मुड़ जाती है ना। हाँ, जो मुड़ जाती है। मतलब ध्वनि का किसी भी रुका, अगर मान लीजिए कोई कहीं बैंड बज रहा है, उस बैंड के सामने आप मान लो कुछ नहीं, आपने पर्दा तो कम नहीं करेगा, मान लो कोई आपने बड़ी सी चीज है ना, या फिर कह सकते हैं इस दीवार के बाहर बैंड बजा रहा है कोई, तो ध्वनि क्या होती है? ध्वनि में गुण होता है विवर्तन का। विवर्तन क्या है? ध्वनि का किसी भी जगह से मुड़कर आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है आपका? विवर्तन। मतलब हम कह सकते हैं कि एक दीवार है और इधर से ध्वनि जा रही है, तो ध्वनि एक तरंग है। तो ध्वनि अब इस दीवार से ऐसा नहीं कि यहाँ पे रुक जाएगी ध्वनि, बिल्कुल नहीं। ध्वनि क्या होगी? अगर कहीं पे छिद्र होगा तो वहां से मुड़कर आगे निकल जाएगी, या कहीं खाली जगह होगी तो वहां से मुड़कर आगे निकल जाएगी। ऐसा होता ना कि आप बंद दरवाजा करके सो रहे होते हैं, तो भी अगर बाहर आवाज होती है तो थोड़ी बहुत कमरे में जरूर आती, पूरी तरह से तो नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत जरूर आती। क्यों? क्योंकि अगर कहीं भी थोड़ा सा स्पेस होगा तो ध्वनि की जो तरंगे होंगी उस स्पेस से मुड़कर आपके कमरे में आ जाएंगी। तो ध्वनि का मुड़कर आगे की ओर निकलना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। आ गया समझ में? ये परिभाषा थी, लिखना हो तो लिख लो विवर्तन करके, कि ध्वनि का मुड़कर आगे निकलना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। ध्वनि का किसी अवरोध के किनारे से, ध्वनि का किसी अवरोध के किनारे से, ध्वनि का किसी अवरोध के किनारे से मुड़कर, अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ जाने की प्रक्रिया, आगे बढ़ जाने की प्रक्रिया, मुड़कर आगे बढ़ जाने की प्रक्रिया विवर्तन कहलाती है। विवर्तन कहलाती है। विवर्तन कहलाती है। एक और परिभाषा लिख लीजिए, विस्पंद। विस्पंद, बीट कहेंगे इसको। विस्पंद का मतलब है ध्वनि में जो हमें उतार चढ़ाव सुनाई देते हैं, कभी कम कभी ज्यादा, तो इस गुण को हम क्या कह देते हैं? विस्पंद। तो लिखिए, ध्वनि की तीव्रता में, ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को,
ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले उतार चढ़ाव को विस्पंद कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्पंद कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी वो हमने आपको बता दी। ध्वनि से जो जो संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको समझा दी। तो यहाँ पे आपका होता है तरंग खत्म।